guys, next topic that we are starting up with is financial markets. ये हमारा next topic after inflation. Now when it comes to this particular topic, financial markets, this is going to be important from prelims perspective. हमने साल दर साल एक चीज़ देखी है यहाँ से कि prelims में एक या दो सवाल पूछ रहा है, ठीक है, और nature of question भी more or less fixed ही है. So nature of question here is going to be, I mean there are two ways to ask a question here. Type 1 क्या है? Type 1 is where they will give you the specific details regarding an instrument. कोई भी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट का डिटेल्स दे देंगे. डिटेल्स जैसे कि डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, लॉन्ग टर्म बता दिया, बाकी फीचर्स आपको बता दिए कि फॉरेन इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स यूज़ करते हैं. एंड देन आफ्टर गिविंग ऑल दीज डिटेल्स दे विल गिव यू 4 ऑप्शंस, and in 4 options they will give you the name of these instruments itself. So you have to identify based on details which of these instruments is it. इन चारों में से ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में ये सारी डिटेल्स, ये सारी जानकारी दी गई है. ये तो है इसका टाइप 1, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है. देन देर इज टाइप 2. टाइप 2 में इसी फॉर्मेट को उल्टा कर देगा, राइट. So in type 2 what they will do is they will tell you the name of the instrument now, right? So they'll give you name of the instrument and then they will give you statements. Statement 1 दिया, right, कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट इक्विटी टाइप का है, लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का है. फिर स्टेटमेंट 2 दे दिया ऐसे ही कि इस इंस्ट्रूमेंट का रेगुलेटर ये है, राइट, या कंबाइंडली इसको रेगुलेट किया जाता है इन दो बॉडीज़ के द्वारा. सो दे विल गिव यू रेगुलेटर्स एटसेट्रा ऑल दीज डिटेल्स, राइट. एंड देन दे विल आस्क यू विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. पहला बोल देगा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन दे देगा स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट ओनली, देन थर्ड इज गोइंग टू बी बोथ आर करेक्ट, एंड देन नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इनका, राइट. बट वन थिंग व्हाट आई वांट यू टू आइडेंटिफाई इन दिस इज दैट सी द एंटायर स्टोरी हियर इज रिवॉल्विंग अराउंड वन थिंग विच इज़ इंस्ट्रूमेंट एंड इट्स नेचर. अगर हमें बहुत अच्छा आइडिया है कि इंस्ट्रूमेंट क्या है ना, इंस्ट्रूमेंट वाइज अगर हमें पता है, इंस्ट्रूमेंट बाय इंस्ट्रूमेंट, मार्केट का एक इंस्ट्रूमेंट है, फॉर एग्जांपल मान लो IPO की बात कर लेते हैं, है ना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और आपको पता है कि इस इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए ये 3-4 फैक्ट्स हैं, ये 3-4 डिटेल्स हैं, राइट. सो कोई भी टाइप आए, टाइप 1 आए या टाइप 2 आए, यू विल बी ईजिली बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस इन द एग्जाम, ठीक है. सो प्रीलिम्स में दिस इज व्हाट वी हैव सीन सो फार. In my experience past 10 years, this is what I have been witnessing also, that they are formulating questions in this format. ठीक है. Now let's come back to our topic. Topic पे वापस आते हैं अपना, which is financial markets. So in financial markets, majorly markets comprise of three basic entities. So financial markets में हमेशा 3 चीज़ें आपको हमेशा नज़र आएंगी. First is going to be banks. Second is going to be money market, and third is going to be capital market, right. Now we have already read banks, we have studied all the types of banks here, right. So majorly our attention is going to be towards these two, which is money market and capital market. I will come to them in a while, right. Before I come to them, let's begin with what are financial markets in itself. Financial markets क्या होते हैं, इस पर चलते हैं पहले. So leave about financial, right? At least हमें ये तो पता है, अपनी definition, अपने experience है कि market क्या होता है, right? In my initial classes I defined what a market is. So market is always comprising of surplus of something and deficit of something, है ना. एक end पर आपको deficit नज़र आएगा, कमी नज़र आएगी किसी चीज़ की, और दूसरे एंड पर आपको जो है सरप्लस नज़र आएगा, सरप्लस ऑफ समथिंग. अब क्योंकि खुद ही कह रहा है फाइनेंशियल मार्केट, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर किस चीज़ का सरप्लस है, किस चीज़ का डेफिसिट हो जाएगा. देयर इज गोइंग टू बी सरप्लस ऑफ फंड और डेफिसिट ऑफ फंड इटसेल्फ.
फाइनेंशियल का मतलब यही हुआ, राइट। सो डेफिसिट ऑफ फंड और सरप्लस ऑफ फंड। सो ये दो एंटिटीज हो गई, राइट, एंड दे आर गोइंग टू इंटरैक्ट विद ईच अदर, राइट। अब जिधर डेफिसिट है, जहां पर डेफिसिट है, जहां पर कमी है, राइट, इन एंटिटीज को हम कहते हैं मार्केट में, दीज आर कॉल्ड एज फंड रेजर्स। So they have come to the financial market to raise funds from the market. इनका आने का केवल एक ही पर्पज़ है फाइनेंशियल मार्केट में, ये चाहते हैं कि मार्केट में आके फंड्स रेज किए जाएं, राइट, विच मीन्स दे आर गोइंग टू ब्रिंग इन डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच आर गोइंग टू हेल्प देम रेज फंड्स। तो ये क्या करेंगे, ये मार्केट में आके इशू करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदा जाएगा जिसकी एवज में इन्वेस्टमेंट फ्लो करेगी, राइट। इनको क्या मिलेगा, फंड मिलेगा। सो इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू फ्लो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है जी। इंस्ट्रूमेंट की डायरेक्शन ये होगी फ्रॉम डेफिसिट टू सरप्लस, ठीक। सरप्लस फंड क्या है, राइट। सो सरप्लस ऑफ फंड जहां पर है, इन एंटिटीज को हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। These entities are called investors in the market. So these entities, they have surplus of fund. इनके पास कुछ surplus में है, क्या surplus में है, they have surplus of money in their hand. Thereby they have come to the market to invest their money, है ना। और इसीलिए आप देख पा रहे हो कि मनी का डायरेक्शन ये है, इंस्ट्रूमेंट का डायरेक्शन वो है, राइट। सो दिस नाउ दिस बिकम्स माई फाइनेंशियल मार्केट। इसको जोड़ दें तो ये क्या बन गया, दिस बिकम्स माई financial market. Now question arises that what set of entities are going to lie in these two, है ना। ये भी तो समझना ज़रूरी है कि भाई इन दोनों में क्या क्या एंटिटीज़ लाई करेंगी। what is going to come towards deficit of funds and what set of entities will lie in surplus of fund. So पहले इसकी बात करते हैं, deficit of funds। क्या लगता है मार्केट में किसके पास पैसे की कमी हो सकती है, कौन आ सकता है बाज़ार में पैसे रेज करने के लिए ना। सबसे बड़ी बात तो भाई सरकार के पास कमी देखने को मिलती है ना। आप बोलने जाओ सरकार को, बोलो कि सर सड़क बना दो, बोली पैसे नहीं है ना। आप बोलोगे सर जो है पार्क्स ठीक करा दो, नहीं पैसे नहीं है, राइट। आप कोई भी इनिशिएटिव बोलो, गवर्नमेंट बोले कि पैसे नहीं है अभी, राइट, लेट मी थिंक ओवर इट, लेट मी अरेंज फाइनेंसेस। सो डेफिसिट ऑफ फंड में हमेशा यहाँ पर गवर्नमेंट मिलेगी आपको, और ये हम पढ़ भी चुके हैं दैट टाइम एंड अगेन इट इज़ RBI विच एक्चुअली अरेंजेस फंड फॉर द गवर्नमेंट। सो रेज कौन कर रहा है, गवर्नमेंट रेज कर रही है, बट उसके लिए कौन रेज कर रहा है उसके बिहाफ पर, इट इज़ RBI विच प्लेज दिस रोल, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट्स लाई कर सकती हैं, देन इवन कंपनीज कैन लाई हेयर। मान लीजिए आपने कंपनी खोली, आइडिया है लेकिन पैसा नहीं है ना। अपने आइडिया को एग्जीक्यूट करके बड़ा बनाने का, प्रोडक्शन स्टेज को और इन्हांस करने का, और ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए यू डोंट हैव द रिक्वायर्ड फंड्स। सो व्हाट कैन यू डू, यू कैन ओपन अप अ कंपनी एंड यू कैन गो टू द मार्केट एंड यू कैन रेज फंड्स। सो कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, दे विल ऑल लाई हियर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास विच सेट ऑफ एंटिटी इज गोइंग टू लाई इन सरप्लस ऑफ फंड्स। सरप्लस ऑफ फंड्स में कौन सी एंटिटी आ जाएगी, सरप्लस ऑफ फंड्स में, राइट। सो ऐसी कौन सी एंटिटी है मार्केट में जिसके पास सरप्लस है, जिसके पास एक्सेस ऑफ मनी है, राइट। सो चैंपियंस कौन है सेविंग्स में, इट इज हाउस होल्ड्स। सो मेजरली इट इज हाउस होल्ड्स विच विल लाई हियर, हाउस होल्ड्स, है ना। आप कुछ भी देखो, अपने घर का एग्जाम्पल लेके देखो, आप घर की कितनी भी आमदनी हो, कुछ ना कुछ तो पैसा बचा ही रहे हैं, कुछ सब्सटैंशियल पार्ट बचा ही रहे हैं, राइट। तो सरप्लस तो निकाल ही ले रहे हैं हम कहीं ना कहीं से, यस और नो, राइट। So households, they are champions of savings and thereby they are the ones who will be able to invest their money, right? So they can be a potential source of investment. So ये बन गए investors. Then there are certain businesses which are going to raise profits over the period of time. आपने देखा ना, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं आज की डेट में, टाटाज हैं, महिंद्रा है, राइट, बिरलाज हैं, all these entities, what do? Over the period of time, they fund smaller companies. So they can also act as investors, they can also provide them with funds. So even corporates, companies, they can play a dominating role here, ठीक है।
So this completely together I can call this as a financial market. So ये बना मेरा composition of financial market in itself. Next guys we come to the definition itself. So आप इसको लिख सकते हो अपने पास, right? Definition of financial markets. So financial markets they refer broadly to any marketplace where trading of different set of instruments can take place. Market instruments की बात हो रही है. कैसे market instruments? Market instruments like equity, securities, right? Bonds, equity shares, right? Even derivatives, right? Or foreign currencies can be traded. So all of this will come into the category of financial markets only. इन्हीं की trading होती है financial market में, right? So financial market refers broadly to a marketplace where trading of securities, trading of shares, bonds, currencies, etc. is going to take place. So वो बन जाएगा हमारा financial markets. Now remember, financial markets they can be categorized as per the following, right? So we can categorize financial markets in the form of A, money market and capital market. Second, we can categorize financial markets as debt market as well as equity market or stock market. And we can also categorize financial markets as primary market or secondary market. So ये categorizations हैं. Let me take them one by one so that you understand the difference between them completely. ठीक है? So let's begin with the very first one, which is money market versus capital market. सबसे पहले पे आते हैं money market versus capital market. So money market क्या है? So to remember the difference between both of them, इन दोनों को हम कैसे कैटेगराइज कर रहे हैं आप बेसिस याद रखो उसका, राइट? वी आर कैटेगराइजिंग दीज टू ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट. आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट? कितने समय बाद आपका इंस्ट्रूमेंट मैच्योर होगा, राइट? उसी के आधार पर ये डिफरेंशिएशन है. सो मनी मार्केट विल कंप्राइज ऑफ ऑल दोज इंस्ट्रूमेंट्स वेयर फंड्स आर बीइंग रेज्ड फॉर very short period of time. Funds are raised for short period of time, which means the time period of maturity of instrument will be less than 1 year. So जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं मार्केट में जिनका टाइम पीरियड मैच्योरिटी का 1 साल से कम है, जो 1 साल के अंदर अंदर मैच्योर हो जाएंगे, 365 दिन से कम है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपके मनी मार्केट के अंडर आएंगे. दे विल बी कैटेगराइज्ड अंडर मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. कैपिटल मार्केट में क्या आएगा? अब साफ समझ में आ रहा है देख के कि ऑपोजिट है इसका, राइट? सो in capital market funds will be raised for a longer time period, not short but longer time period. ठीक है? Which means time period of maturity of instrument here is necessarily going to be more than 1 year at least. कम से कम 1 साल से अधिक तो होना ही चाहिए, राइट? उससे कम नहीं हो सकता. सो टाइम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट will be more than 1 year.
So this is a major difference between money market and capital market. ठीक है, we'll come to each of these instruments. I mean हर मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स लाई करते हैं, मनी मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कैपिटल मार्केट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं. We'll come to all of that in a while. Okay. Now next let me proceed to the second categorization, which is your debt market and equity market. Debt market क्या है और equity market क्या है? Debt market basically comprises of all those instruments where the instrument's nature itself is going to be in the form of debt, है ना. मतलब दो तरीके हैं फंड रेज करने के लिए. मान लीजिए मैंने कंपनी खोली, है ना, सिंपल सा तरीका समझते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में. मैंने कंपनी खोली, राइट. नाउ आई आस्क ऑल ऑफ यू दैट यू बिकम इन्वेस्टर्स इन माई कंपनी. नाउ देर आर टू वेज टू मेक यू इन्वेस्टर्स. फर्स्ट मेथड इज दैट आई टेल यू दैट आई हैव ओपनड अप अ कंपनी and I ask all of you that you give me 100 rupees, I will return back 106 at the end of the year. ठीक है, सो मैं आपसे 100 रुपये उधार ले रहा हूँ. ठीक है, आप चाहो तो 200 कर सकते हो, 300 कर सकते हो, 100 के मल्टीपल्स में बढ़ा सकते हो, राइट. लेकिन आपके 100 रुपये के इन्वेस्टमेंट पे मैं आपको 6 रुपये का रिटर्न दूंगा. ठीक है, सो विद 6% रेट ऑफ रिटर्न, राइट, आई एम ब्रिंगिंग इन एन इंस्ट्रूमेंट विच इट सेल्फ इज डिपिक्टिंग डेप्ट हियर. ठीक है ना, कंपनी चले या ना चले उससे आपको कोई मतलब नहीं. आई हैव प्रॉमिस्ड यू दैट आई एम गोइंग टू गिव यू 106 रुपीज फॉर एवरी 100 रुपीज दैट यू गिव मी, राइट. सो दिस सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? व्हाट कैन बी सेकंड मेथड हियर? सेकंड मेथड कैन बी दैट आई टेल यू दैट आई हैव ओपनड अप अ कंपनी. दिस कंपनी इज वेरी प्रॉमिसिंग, राइट. आई टेल यू व्हाट इज द नेचर ऑफ बिजनेस, राइट. And then I give you a choice. I tell you that if you feel that this business can grow, you can become a shareholder in the company. है ना. मैं क्या करूँगा, मैं इस कंपनी का 10% हिस्सा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा, राइट, जिसको हम शेयर बोलेंगे. और आप जो है शेयर्स परचेज कर सकते हो फॉर लेट्स से 10 रुपीज ऑफ वर्थ ऑफ वैल्यू. एंड एज दिस कंपनी इज गोइंग टू जनरेट प्रॉफिट, जैसे जैसे कंपनी प्रॉफिट जनरेट करेगी, राइट, तो हम हर शेयर के रिस्पेक्ट में आपको प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा दे देंगे. ठीक है ना, जैसे 10% हुआ ये, तो 10% कंपनी का जो प्रॉफिट होगा वो हम शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, है ना. एंड अकॉर्डिंगली एज पर योर शेयर होल्डिंग यू विल गेट द प्रॉफिट परसेंटेज, राइट. अब यहाँ पर क्या है, यू कैन सी इट फॉर योर सेल्फ दैट रिटर्न्स हियर आर नॉट बीइंग गारंटीड टू यू, है ना. यहाँ पर डेप्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ डेप्ट. If this company fails out tomorrow, if this company fails to generate any profit tomorrow, then you will not have anything in your hand, right. All you have is left is share in your hand, and all you can expect is the company to generate profit maybe next year. ठीक है ना. So इसको हम कहते हैं equity. This is called as a stock, I mean share, and this is traded itself in the stock market. So debt market और equity market में difference क्या है? Debt market majorly involves trading of debt instruments, whereas equity और stock market involves majorly trading of shares in itself. जैसे मार्केट, डेप्ट मार्केट में आपके पास मेजरली ट्रेडिंग की जाती है बॉन्ड्स की, राइट. बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय गवर्नमेंट, बॉन्ड्स विच आर इशूड बाय गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज, बॉन्ड्स इवन इशूड बाय प्राइवेट प्लेयर्स. ठीक है, सो बॉन्ड इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. सिमिलरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस. equity में, right, so those who are going to purchase shares, they themselves will be called as shareholders. जो भी व्यक्ति कंपनी का शेयर खरीदेगा वो उस कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा. अब जितनी आपकी शेयर होल्डिंग होगी अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ शेयर्स दैट यू होल्ड, राइट, यू विल हैव शेयर होल्डिंग इन द कंपनी. सो अकॉर्डिंग टू योर शेयर होल्डिंग यू नाउ बिकम अ पार्शियल ओनर इन द कंपनी. ठीक है, आपके पास एक पार्शियल ओनरशिप आ चुकी है. एंड अगेंस्ट this partial ownership you will be given the profits of the company. आपके साथ कंपनी के प्रॉफिट्स भी बांटे जाएंगे, है ना. और यही जो प्रॉफिट्स बांटते हैं हम शेयर्स के अगेंस्ट, जो शेयर वैल्यू के अगेंस्ट डिक्लेयर किया जाता है कि भाई एक शेयर के अगेंस्ट इतना हम पैसा देंगे, राइट, आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट्स. दिस इज कॉल्ड एज डिविडेंड इन इटसेल्फ. आपने कई बार ये टर्म सुना होगा, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी. सो डिविडेंड का अर्थ यही है कि भाई कंपनी कह रही है एक शेयर के बदले जो पूरे साल भर का प्रॉफिट निकला उस पर हम आपको 12 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं, है ना. सो 12 रुपये का डिविडेंड का मतलब ये हो गया कि भाई आपके एक शेयर के बदले कंपनी कह रही है आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी बनी है ना, एज पार्शियल ओनर्स ऑफ द कंपनी इज ₹12, राइट. देयर बाय you will be given certain amount of profits of the company in the form of dividends here.
So this is called as equity market or stock market. Now on the very face of it, है ना, मतलब देखते ही एक बात समझ में आ रही है, एक बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि डेप्ट मार्केट में चीज़ें गारंटीड हैं, राइट. देयर इज सर्टेन प्रॉमिस बीइंग मेड हियर. फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे पैसा दिया, है ना, तो मैंने आपको वापस प्रॉमिस किया, आई हैव प्रॉमिस्ड यू दैट इफ़ यू गिव मी 100 आई विल गिव यू बैक 106, राइट. लेकिन इक्विटी और स्टॉक मार्केट में ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं है, विच मीन्स दैट देयर इज डेफिनेटली अ हायर रिस्क इन्वॉल्व हियर, है ना. जब आप कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर रिस्क पार्ट जो है वो बढ़ जाता है कंपेयर टू डेप्ट मार्केट इन इटसेल्फ. नेक्स्ट डिफरेंस दैट वी कम टू गाइस इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट. यहाँ पर अगर आप सिंपल बेसिस याद रखोगे, राइट, द डिफरेंस विल बिकम ऑटोमेटिकली क्लियर टू यू. प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, जैसा नाम बता रहे हैं ना, राइट. सो द डिफरेंस, द बेसिस ऑफ डिफरेंस हियर इज एट व्हाट लेवल द इंस्ट्रूमेंट इज गेटिंग ट्रेडेड. ठीक है, ऑन व्हाट लेवल. अब इसको समझाने के लिए लेट मी टेक एन एग्जांपल हियर. सो लेट्स से आई हैव ओपनड अप अ कंपनी. मैंने कंपनी खोली एंड आई डिसाइड दैट आई वांट टू सेल द शेयर्स ऑफ द कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द मार्केट. मैंने डिसीजन लिया है कि भाई हम जो है 2 महीने बाद इस कंपनी के शेयर्स पहली बार बेचने जा रहे हैं, राइट. पहली बार इस कंपनी के शेयर्स लॉन्च किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, जो भी आप कहें, ठीक है. सो व्हेन द रिलेशनशिप इज गोइंग टू बी बिटवीन फंड-रेजर एंड shareholder, then this particular instrument, right, ये जो भी हम इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे ये इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा. दिस इंस्ट्रूमेंट विल बी ऑफ प्राइमरी मार्केट इन इटसेल्फ. प्राइमरी मतलब पहली बार बेचा जा रहा है ना. सो प्राइमरी मार्केट क्या है? प्राइमरी मार्केट इज दैट मार्केट वेयर सेल एंड परचेज ऑफ न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विल टेक प्लेस. न्यू का मतलब ये नहीं है कि बाजार के लिए नया है. बाजार में शेयर पहले ही बेचे जाते थे, आज भी बेचे जाते हैं, लेकिन ये कंपनी पहली बार शेयर्स लेके आ रही है बाजार में, है ना, इन्वेस्टर्स के लिए, राइट. सो जब इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर लेंगे तो पहली बार ये लोग शेयर होल्डर्स बनेंगे. ठीक है. सो दिस इज योर प्राइमरी मार्केट. सो व्हेन सेल एंड परचेज ऑफ न्यू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स टेक प्लेस इन अ मार्केट, दैट मार्केट इज कॉल्ड प्राइमरी मार्केट. रिमेंबर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आप आई थिंक आप देख के समझ भी जाओगे ये चीज़ कि यहाँ पर फ्लो क्या होगा, राइट. व्हाट इज गोइंग टू बी द फ्लो ऑफ इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट की जो डायरेक्शन होगी, राइट, वो होगी फंड रेजर से लेके इन्वेस्टर की ओर, और जो इन्वेस्टमेंट की डायरेक्शन होगी, रुपए की जो डायरेक्शन होगी, मनी की जो डायरेक्शन होगी, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम शेयर होल्डर और इन्वेस्टर टुवर्ड्स द कंपनी इटसेल्फ. तो अगर मैं पूछूं कि भाई प्राइमरी मार्केट में बेनिफिट किसको होता है, प्राइमरी मार्केट में एट द एंड ऑफ द डे बेनिफिट किसको होता है, किसके हाथ में पैसा आया सारी कहानी होने के बाद, इसके हाथ में, राइट, फंड रेजर. सो प्राइमरी मार्केट्स ऑलवेज बेनिफिट द फंड रेजर. बस ये बात याद रखनी है. प्राइमरी मार्केट्स बेनिफिट फंड रेजर. ठीक है ना. प्राइमरी मार्केट्स विल बेनिफिट द फंड रेजर. नाउ इमेजिन दैट यू हैव बिकम एन इन्वेस्टर इन माई कंपनी. 2 महीने बाद जब हमने IPO निकाला, हमने शेयर्स पहली बार लॉन्च किए, आपने खरीद लिए, राइट. 1-1.5 महीने आपने शेयर रखे, अब आपका मन किया कि भाई मैं इसको बेच देता हूँ, लेट मी सेल सम ऑफ दीज शेयर्स, राइट, एंड बुक सम प्रॉफिट. तो आपने क्या किया, 6 महीने शेयर रखने के बाद आपने शेयर कंपनी के कुछ शेयर बेच दिए, राइट. सो लेट्स से यू आर अ प्राइमरी इन्वेस्टर, राइट, एंड यू सेल सम ऑफ द शेयर्स टू अदर इन्वेस्टर्स इन द मार्केट, राइट. मान लो 10-12 शेयर जो भी हैं आपने बेच दिए. नाउ व्हेन दिस ट्रांजैक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन इन्वेस्टर्स ओनली, प्राइमरी इन्वेस्टर एंड ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम अ सेकेंडरी इन्वेस्टर, राइट. सो अगर ऐसा आपको ट्रांजैक्शन देखने को मिल रहा है कि एग्जिस्टिंग शेयर्स को दोबारा बेचा जा रहा है ना, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को बेचा जा रहा है, देन सच अ ट्रांजैक्शन विल टेक प्लेस इन सेकेंडरी मार्केट.
विल टेक प्लेस इन सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, सो सिंपल वर्ड्स में अगर कहें व्हाट इज अ सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट इज दैट मार्केट वेयर सेल एंड परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज और एग्जिस्टिंग स्टॉक विल टेक प्लेस। एक ऐसा मार्केट जहां पर पहले से एग्जिस्टिंग शेयर्स को ही दोबारा बेचा जा रहा है इन्वेस्टर्स के द्वारा, राइट। एंड दिस इज द रीजन व्हाई सेकेंडरी मार्केट्स आर कॉल्ड एज मार्केट ऑफ इन्वेस्टर्स। इसको हम कहते हैं मार्केट ऑफ इन्वेस्टर्स, market of investors. So if I ask you this question, who benefits in secondary market? secondary market में किसको benefit हुआ, right? भाई देखो, आप साफ देख के समझ में आ रहा है, फंड रेजर तो दूर है ना, फंड रेजर तो आया डे 1 पे बेच के निकल गया, उसका कोई रोल नहीं है अब, राइट। अब यहाँ पर बेनिफिट किसका होगा? दिस इज सिंपली गोइंग टू बेनिफिट द इन्वेस्टर। मान लीजिए अगर ये ज़्यादा अमाउंट पर बेचता है तो इसका फ़ायदा है, कम अमाउंट पे बेचता है तो भाई इसका फ़ायदा हो जाएगा, राइट। पर हैं तो दोनों ही इन्वेस्टर। सो सेकेंडरी मार्केट्स बेनिफिट, ये लिख रहा हूं मैं, सेकेंडरी मार्केट्स बेनिफिट द इन्वेस्टर्स। secondary markets benefit the investors, right? In fact, this is also very, I mean, strangely associated myth at times. एक बड़ा ही strange सा एक myth है। हमें लगता है कि जब भी किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर की वैल्यू ऊपर जाती है तो कंपनी को कुछ फ़र्क पड़ रहा है, या कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है, कंपनी जो है वो फ़ायदे में जा रही है ना। ऐसा कुछ नहीं है, राइट। सो रिमेंबर दिस, I mean, the share price of the company has got nothing to do at times with the performance also, है ना। आपको लग रहा है कि भाई कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी वजह से मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस एक ही दिन में जो है 10% 20% गिर गया, ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी कल भी उतना ही प्रोडक्शन कर रही थी, आज भी उतना ही कर रही है, ठीक है ना। कहानी क्या हो रही है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो कैसे परसीव कर रहे हैं उस कंपनी के शेयर्स को, राइट। अगर उसकी डिमांड बढ़ रही है तो ऑटोमेटिकली शेयर वैल्यू बढ़ेगी, अगर डिमांड घट रही है तो शेयर वैल्यू घट जाएगी। सिंपल सा लॉजिक, राइट। वही डिमांड एंड सप्लाई वाली कहानी कि इफ़ द डिमांड इज़ टू हाई, राइट, कंपेयर टू सप्लाई, obviously the prices will rise, but if the demand is low as compared to supply, then the prices will remain low in itself. So remember this, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि मार्केट में अगर शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं, तो उससे कई बार कंपनी का परफॉर्मेंस का आकलन करना सही नहीं है। इट इज़ नॉट करेक्ट टू एक्चुअली इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन ओनली द शेयर प्राइसेस एट टाइम्स, ओके। नेक्स्ट गाइज, लेट्स बिगिन विद मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। सो नेक्स्ट आप हेडिंग दे सकते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। सो इन मनी मार्केट वी मेजरली हैव 4 सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। 4 तरह के मेजरली, 4-5 तरह के मेजरली आपको इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट्स दैट वी फाइंड इन दिस मार्केट इज कॉल मनी मार्केट या कॉल मनी रेट इटसेल्फ। दूसरा जो है वो है कमर्शियल बिल्स, एंड थर्ड इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट CDs, चौथा कमर्शियल पेपर्स, साथ ही साथ जो सरकार के द्वारा इशू की जाने वाली T बिल्स हैं, ट्रेजरी बिल्स या शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। they are also a part of money market instruments only, right? So let me pick them one by one so that we can discuss money market instruments. सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट से शुरू करते हैं। लेट्स कम टू कॉल मनी मार्केट। कॉल मनी मार्केट, सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। सो कॉल मनी मार्केट में, राइट, लिटरली इट इज अ बैंक। लेट मी से आई हैव अ बैंक B1 which has deficit of funds, भाई बैंक का काम है ही रोज का यही काम करना कि भाई पैसे देना लेना, राइट। तो मान लेते हैं कि कोई बैंक है B1, किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर इसके पास कमी हो जाती है पैसे की, राइट, और इसको बिजनेस करना है आगे, तो डेफिनेटली पैसा चाहिए, राइट। सो ये बैंक क्या कर सकता है, ये तो डायरेक्टली RBI के पास चला जाए, वो एक ऑप्शन है। बट देर इज अदर ऑप्शन अवेलेबल फॉर दिस बैंक विच इज टू कॉन्टैक्ट इट्स पीयर्स। जो इसका अपना पीयर ग्रुप है उससे कॉन्टैक्ट करे, राइट।
So this bank now starts approaching other banks, right? Let's say this bank B1 approaches a bank B2 और B2 से पूछ रहा है कि भाई क्या तेरे पास सरप्लस फंड है? डू यू हैव सरप्लस ऑफ लिक्विडिटी विद यू, राइट? B2 says yes, I have surplus of funds. लोगों ने ज़्यादा ही डिपॉजिट कर दिया, so I have surplus of funds, right? And now bank B1 asks that, see, I need 10 crore rupees. 10 crore rupees. At what rate of interest are you going to give me this 10 crore rupees? मेरे को जो है एक दिन के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए, आप मुझे किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये 10 करोड़ रुपए दे सकते हो, राइट? अब ये पूरा ट्रांजैक्शन जो बना बैंक के बीच में, राइट, दिस इज कॉल्ड एज कॉल मनी मार्केट, जहां पर एक बैंक दूसरे बैंक को लिटरली कॉल कर रहा है और पूछ रहा है कि भाई पैसा है तो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल है, नहीं है तो दूसरे को अप्रोच करेगा, राइट? सो कॉल मनी मार्केट लिटरली डील्स इन 1 day loans. Call money market deals in 1 day loans, or these are also called as call loans. Right? अब आप खुद ही सोच सकते हैं एक दिन का लोन कौन लेने जाएगा, राइट? भाई कोई ऐसी एंटिटी जो रोज इसी में डील कर रही है, राइट, जिसको पता है कि कल पैसा आ जाएगा, आज नहीं है, कमी पड़ गई, राइट? सो दीज आर नथिंग बट योर बैंक्स ओनली. सो बैंक्स आर द मेन पार्टिसिपेंट्स इन कॉल मनी मार्केट. Banks are the major participants in call money market. And the rate of interest at which one bank will lend to the other will depend upon the liquidity of the bank itself. है ना, जो हमने रिलेशनशिप ड्रॉ करी थी बैंक 1 और बैंक 2 के बीच में, जहां पर बैंक 2 के पास सरप्लस था, सो बैंक 2 कहता है कि हाँ मैं दे दूंगा, राइट, आई विल गिव यू द फंड्स. बट यहां का जो इंटरेस्ट रेट होगा ये किस पर आधारित होगा? दिस रेट ऑफ इंटरेस्ट विच विल एक्चुअली डिपेंड अपॉन हाउ मच ऑफ देयर इज सरप्लस लिक्विडिटी विद बैंक B2. कितने ज़्यादा बैंकों के पास सरप्लस लिक्विडिटी अवेलेबल है, मार्केट में कितनी सरप्लस लिक्विडिटी अवेलेबल है, उसी पर आधारित होगा, राइट? मतलब कि जो भी डे टू डे कैश पोजीशन होगी बैंक्स की, राइट, इफ इट इज लो or high, accordingly I will find that this interest rate is going to vary, right? So I can say that this is market determined. ये जो interest rate है ये क्या है? ये market determined है, right? And is sensitive to day-to-day cash position of the banks. फॉर एग्जाम्पल आप सोच के देखिए, इमेजिन करके देखिए एक ऐसी पोजीशन जहां पर बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं है, मार्केट में हमारे पास बहुत सारी लिक्विडिटी देखने को नहीं मिल रही है, राइट? तो अगर बैंक B1 कॉल करके B2 को कहता है कि भाई पैसे हैं, बोलेगा है तो सही, राइट, लेकिन अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा. क्यों लगेगा ज़्यादा? क्योंकि मेरे पास कम लिक्विडिटी अवेलेबल है, राइट? वही वाली कहानी ना, एक ऐसे आप जगह पे गए हो जहाँ पर सब्जी की दुकान ही नहीं है, तो एक इकलौता वेंडर है बेचने वाला, है ना? सो आप जब उसके पास जाओगे और ख़रीदने जाओगे तो ऑब्वियसली वो रेट हायर ही कोट करेगा. सेम स्टोरी यहाँ पर है, राइट, कि B2 कह रहा है कि हाँ लिक्विडिटी तो है बट इतनी हाई नहीं है, आई हैव लेस, राइट? इनफैक्ट नॉट जस्ट मी, एवरी अदर बैंक हैज़ लेस, एंड दैट इज़ वाई ऑटोमेटिकली वी विल फाइंड दैट द इंटरेस्ट रेट्स विल रिमेन हायर हेयर. ठीक है, ऑपोजिट सिनारी हो जाए, उल्टा हो जाए, राइट? मान लीजिए हर बैंक के पास सरप्लस लिक्विडिटी देखने को मिल रही है, ज़्यादातर बैंकों के पास सरप्लस है, राइट? तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपने आप जो है इंटरेस्ट रेट अपने आप लो होता चला जाएगा, राइट? दिस इज कॉल्ड एज मार्केट डिटरमाइंड. मार्केट डायनामिक्स पर आधारित है, जैसे जैसे कैश पोजीशन बैंक्स की वेरी कर रही है, बढ़ रही है, घट रही है, अकॉर्डिंगली अपने आप मार्केट के अकॉर्डिंग ये ऊपर नीचे जा रहा है, राइट? वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू रिमेंबर हियर इज दैट दिस इंटरेस्ट रेट है ना, जिसको अभी तक हम इंटरेस्ट रेट कह रहे हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में इसको इंटरेस्ट रेट नहीं कहते हैं, राइट? इंटरेस्ट रेट तो सिंपल ही हो गया ना, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं. सो टेक्निकली दिस इंटरेस्ट रेट इन इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड एज कॉल मनी रेट, या कई बार इसे कॉल रेट भी कह देते हैं, कॉल रेट या कॉल मनी रेट. ठीक है, सो दिस इज कॉल मनी रेट इन इटसेल्फ is a very good indicator of liquidity position in the market.
इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन इन द मार्केट। मतलब अगर हमें किसी भी आप कोई भी इकोनॉमी वर्ल्ड में से उठाओ और आपको समझना है उस मार्केट में लिक्विडिटी की पोजीशन कैसी चल रही है, आप सिंपली उस इकोनॉमी में जाके कॉल मनी रेट देख लो, राइट। अगर आपको कॉल मनी रेट बहुत हाई नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इस इकोनॉमी में लिक्विडिटी की पोजीशन लो है, ठीक है। और अगर ये लो नज़र आए, दिस मीन्स दैट द लिक्विडिटी पोजीशन इन दिस इकोनॉमी इज़ वेरी हाई, ठीक है। वन इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर इकोनॉमी, दिस इंटरेस्ट रेट इज एक्चुअली कॉल्ड एज माइबॉर, है ना। तो कॉल रेट के आगे हमने इसका और नाम दे रखा है, इसका नाम है माइबॉर, MIBOR। फुल फॉर्म है इसकी मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, माइबॉर। एंड माइबॉर इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर्स ऑफ लिक्विडिटी पोजीशन इन द मार्केट। अब एग्जाम्पल ले रहे हैं तो एग्जाम्पल इसका मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, राइट। I am sure every one of you is able to recall 2008 global financial crisis। ये तो सभी को याद होगा, पहले भी हमने बात करी है इसकी, global financial crisis। And remember, in global financial crisis, investment banks had gone bankrupt or they were almost on the verge of bankruptcy। एक तो हो ही गया था, Lehman Brothers had declared bankruptcy and other investment banks were saying the same। Some of commercial banks were also under the risk। कुछ लैटिन अमेरिकन बैंक्स थे, कुछ यूरोपियन बैंक्स थे, राइट। तो आप सोचो ऐसा टाइम पीरियड जहाँ पर बैंक्स कह रहे हैं कि मैं बैंकक्रप्ट हो सकता हूँ, है ना। क्या इसका असर हुआ होगा? Will this news or will this entire episode would it have impacted Indian markets? Yes, it did। So when global financial crisis news broke out, right, definitely we could see the impact on MIBOR also। क्या लगता है माइबॉर कहाँ गया होगा? इंटरनेशनली बैंक्स कह रहे हैं कि मैं बैंकक्रप्ट हो सकता हूँ। सो डू यू थिंक इन इंडिया इफ अ बैंक गोज टू अनदर बैंक एंड इज आस्किंग फॉर मनी, डोंट यू थिंक बैंक्स विल स्टार्ट सीइंग द अदर बैंक विद सस्पिशन? आप सोच के देखो, है ना। बाहर पहले ये न्यूज़ ब्रेकआउट कर चुके हैं कि बैंक्स जो हैं वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्राइसिस सिचुएशन फेस कर रहे हैं। अब ऐसे में एक बैंक आ रहा है, मान लीजिए मैं एक बैंक हूँ, मेरे पास आता है और कहता है कि भाई पैसे हैं, राइट। तो मेरे अंदर सस्पिशन आ जाएगा कि भाई हो सकता है कि इसने भी लगा दी हो, ये भी कहीं ना कहीं क्राइसिस की चपेट में आया हो, राइट। सो व्हाट डू यू थिंक, विल आई ऑफर हिम एज इंटरेस्ट रेट? ऑब्वियसली आई वांट टू टेल हिम नो, राइट। मैं इसको ना ही करना चाहता हूँ और इसीलिए इंटरेस्ट रेट भी ऐसे ही कोट करूँगा जिससे ना ही हो जाए, राइट। सो माइबॉर क्या कोट करेंगे? माइबॉर कोट करेंगे हायर, राइट। और यही सिचुएशन हुई थी, फ्रॉम 8% ऑफ माइबॉर it directly jumped to 14%, 14%, right? So we could see that yes, whenever there is going to be something, I mean, of international or domestic also, we definitely find that MIBOR reflects that particular aspect very sensitively, right? वो बहुत अच्छा मतलब अपने आप में जो है डिनोट कर देता है, अपने आप में हमें चेंजेस देखने को मिल जाते हैं जो अपने आप में डिनोट करते हैं मार्केट में क्या कंडीशंस एक्चुअली प्रेजेंट हैं, ठीक है। सो ये तो था कॉल मनी मार्केट, राइट। बट अभी ये कहानी अधूरी है, राइट। दिस एंटायर स्टोरी इज इनकम्प्लीट येट, बिकॉज देयर इज अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट इन दिस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि बैंक B1 ने जो है 1 डे लोन लिया, एक दिन के लिए उधार लिया B2 से, B2 ने दे भी दिया, बोले ये ले पैसे, राइट। नाउ B1 इज सपोज टू रिटर्न बैक दिस मनी, B1 इज सपोज टू रिटर्न बैक दिस मनी आफ्टर द डे, राइट। तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस कॉल मनी रेट के हिसाब से जो भी इंटरेस्ट बना, ये इसको लौटाना है अगले दिन, राइट। नाउ लेट्स इमेजिन दैट बैंक B1 टुमारो सेज दैट आई डोंट हैव मनी, हाथ खड़े कर दिए, बोला मेरे पास तो पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी टू रिटर्न बैक, राइट। अब क्या होगा, राइट। तो फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए। सो द फॉल बैक ऑप्शन हियर इज दैट दिस पर्टिकुलर लोन which has been given by B2 to B1 can be renewed up to a period of 14 days. Loan here can be renewed
up to a period of 14 days. But the catch here is this instrument will no longer be called call money instrument. This will no longer be present in call money market. Now this instrument will directly come under notice money market. अब इसका नामकरण भी बड़ा अच्छा है, राइट, कि नाम कहां से आया, क्यों आया. इकोनॉमी में जैसा हमें दिखता है वैसे ही हम नाम दे देते हैं, है ना, इतने तो बात आपको पता ही है. सो द मोमेंट बैंक B1 सेज दैट आई डोंट हैव मनी टुडे, राइट, बैंक B1 कह रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो क्या होगा, बैंक B2 अपने रेगुलेटर को बताएगा, RBI को इन्फॉर्म करेगा कि सर मैंने लोन दिया था, पैसे नहीं आए, राइट. सिमिलरली बैंक B1 RBI को भी इन्फॉर्म करेगा कि सर मैंने लोन लिया था और मेरे पास पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, राइट. रेगुलेटर को बताना तो ज़रूरी है, राइट. जैसे ही रेगुलेटर को इन्फॉर्म कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, दे आर नोटिफाइंग द रेगुलेटर दैट सर दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन वाज सपोज टू हैपन बट आई एम नॉट एबल टू डू इट नाउ. सो बोथ बैंक B1 एंड B2 आर गोइंग टू नोटिफाई, राइट, नोटिस देंगे कि सर ऐसी ट्रांजैक्शन होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई है, राइट. देयर बाय नाउ RBI इज गोइंग टू नोटिस वेदर in these 14 days B1 is able to return back this money or not, right, and that is why this instrument will now come under notice money market, right. अब जनरली आप लोगों के दिमाग में, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ठीक है, हो सकता है कि 14 दिन में पैसे वापस कर दे, in 14 days बैंक B1 is able to return back the money, but what if, right, 0.00001% बैंक B1 is still not able to return back the money, right. सोच तो दिमाग में आ ही गया होगा किसी ना किसी के, डेफिनेटली, आई एम श्योर, राइट. तो उसका भी इलाज है, राइट, वी स्टिल हैव एन ऑप्शन फॉर दिस. नाउ इवन आफ्टर 14 days इफ बैंक B1 इज स्टिल नॉट एबल टू रिटर्न बैक द मनी, राइट, देन इट डेफिनेटली मीन्स दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद B1. अब तो कुछ डेफिनेटली गड़बड़ है ही. ऐसा नहीं हो सकता, बैंक ने प्रिडिक्ट किया, बैंक को अपना बिजनेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए. इट शुड हैव अ वेरी गुड असेसमेंट ऑफ व्हाट अमाउंट ऑफ मनी इज गोइंग टू कम टू मी इन लेट्स से 5 days, 3 days, 10 days, 8 days. बैंक को पता होना चाहिए, राइट. और बैंक जब लोन देता है तो EMI की अमाउंट्स भी फिक्स डेट पे ही आती हैं, ऐसा नो, राइट. सो इतनी बात तो समझ में आ रही है कि 14 दिन जो है वो अपने आप में एम्पल अमाउंट है, एम्पल टाइम पीरियड है फॉर B1 टू अरेंज द अमाउंट, राइट. बट इवन इफ B1 इज नॉट एबल टू अरेंज इट, है ना, और डे बाई डे पर ब्याज तो लगी रहा है, ऑब्वियसली ये भी अपने आप में एक फैक्टर है जिसके कारण B1 वापस पैसा देने आएगा, राइट. बट अगर फिर भी नहीं देने आता, 14 डेज में भी नहीं दे पा रहा है, राइट, देन RBI विल स्टेप इन. अब RBI आएगा, राइट. सो RBI जो भी अमाउंट बनेगा वो B1 को ट्रांसफर करेगा और बोलेगा मेरे सामने B2 को वापस दे दे, है ना. आपको याद होगा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट वाली कहानी, राइट. सो RBI आया, RBI ने B1 को पैसा दिया, B1 को कहा B2 को ट्रांसफर कर, राइट. सो ये रिलेशनशिप रिजॉल्व हो गई, दिस इज रिजॉल्व नाउ, दिस इज नो लॉन्गर देयर. अब रिलेशनशिप क्या बची, द रिलेशनशिप नाउ एग्जिस्ट बिटवीन RBI एंड बैंक B1, दिस पर्टिकुलर रिलेशनशिप. और ऑब्वियसली अगर बिना किसी कोलैटरल के B1 को लोन दे रहा है RBI, देन RBI इज गोइंग टू चार्ज बैंक रेट विच इज अ स्टैंडर्ड रेट, which is a standard rate. And also I told you when I was teaching you bank rate, I told you this is more like a penalty rate, है ना. आज की डेट में ये अपने आप में penal rate of interest बन चुका है और कोई भी बैंक नहीं चाहेगा कि भाई उसको penal rate देना पड़े, ना, ज़्यादा rate of interest देना पड़े. And that is why this is the reason why majority of the banks they pay back their loans in 1 day, है ना. एक तो इसकी credibility effect होती है, 14 दिन वाली कहानी करेंगे नहीं, मान लीजिए सिचुएशन आ भी गई तो 14 दिन के अंदर अंदर मेजरली रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है. So this becomes your call money market. एक बार फटाफट देख लेते हैं what is call money market. So call money market deals in 1 day loans or also called as call loans where banks are the major participants. बैंक्स ही आपस में एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, राइट, अपना बिजनेस फुलफिल करने के लिए. एंड द इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस मार्केट इज कॉल्ड एज कॉल मनी रेट, which is sensitive to day-to-day cash position of the banks, and the interest rate
is the best indicator of liquidity position in the banks. In our country it is called as MIBOR. हालांकि माइबॉर का जो रेफरेंस है, जो नाम है ना, वो हमने बेसिकली पिक किया लाइबॉर से, राइट. सो यूके में सिमिलर नेचर का एक इंस्ट्रूमेंट है विच बैंक्स यूज, विच इज़ कॉल्ड लाइबॉर, लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट. उसी के नाम पर हमने लिखा है इसका नाम माइबॉर, मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट. ठीक है. If banks are unable to, repay the loan, then loans can be renewed up to a period of 14 days, and these loans which are being renewed, they will now come under notice money market and not under call money market. Guys, call money market में है ना, short term instrument है. money market में obviously maturity period less है, right? So regulator कौन है इसका? The regulator for call money market is your RBI only, Reserve Bank of India. So Reserve Bank of India regulates call money market. Okay, so guys, next instrument that we have in money market is commercial bill. In short, इसको हम कहते हैं CB, commercial bill, CB. Now this is a very unique instrument. इसकी अपनी खासियत है ना, और इसको समझने के लिए I will have to take you back to an example. So the use of commercial bill comes in when there are two entities, right? So आप imagine करिए कि आपके पास दो entities हैं, there is a seller and there is a buyer. ठीक है. So I have a buyer of commodity and I have a seller of commodity. Right, and let's say the seller is selling some furniture, right, or some electronic equipment, whatever, right. So इन्होंने जो है goods दे दी, he has sold away the goods, and now the buyer has to make a payment. Buyer को क्या करना है? पैसे देने हैं, right. So let's say the payment is for 1 lakh rupees. 1 लाख रुपए की पेमेंट बनी, ठीक है. But now this buyer says that sir I don't have money, मेरे पास पैसा नहीं है आज, right. I don't have money. So will the transaction not take place? So इसका तरीका क्या है, right? What is the way to overcome this? The way to overcome this is that this buyer now he can issue a bill of exchange. So buyer क्या करेगा? अपने end पर एक bill of exchange issue करेगा, which is more like a promise to make the payment at a later date, है ना. प्रॉमिस कर रहा है कि सर आज तो मेरे पास पैसा नहीं है. फॉर एग्जाम्पल आज की डेट मान लेते हैं हम, लेट्स से टुडे इज 28th of July 2022, right. So this buyer says that sir I don't have money today, but I am issuing you a bill of exchange where I am promising you that I will give you back your money on 28th of August 2022, right. And instead of 1 lakh rupees I will give you this with interest. मैं आपको 1 लाख पर, है ना, कुछ इंटरेस्ट के साथ लौटाऊंगा. So let's say he has issued a bill of exchange for rupees 1,10,000. 1,10,000. इमेजिन कर लो, राइट, कि भाई एक कागज़ इशू करके दे दिया एक प्रॉमिस की तरह से कि भाई हम आपको पैसे जो हैं 1 महीने बाद 28 अगस्त को वापस करेंगे, और 1 लाख तो देना ही है, प्लस इस पर कुछ इंटरेस्ट भी लौटाएंगे आपको, राइट. सो विल गिव यू सम इंटरेस्ट ऑल्सो, 1,10,000, राइट. सो दिस बिकम्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज. So bill of exchange majorly is used between two entities when one of them does not have the money to pay on the same date itself. So as a promise they can promise the other entity that you can give me the money at a later date also. No worries, right? अब क्या होगा सर? Now once something of this sort happens, right, the seller is going to keep this bill of exchange. इस bill of exchange को seller अपने पास रख लेगा, right? Now if he has the time, if he has that patience, if he has let's say that much amount of time to wait for 28th of August, right, तो 28th of August को तो बैंक ही इसको जो है पूरा का पूरा वैल्यू दे देंगे. बट लेट्स से आफ्टर 15 days, आज से 15 दिन बाद, इमेजिन करते हैं
that after 15 days, right? So 15 days हो गया हमारे पास somewhere around 13th of August, है ना? So on 13th of August 2022, this seller says that I need money, मुझे liquidity की need है, right? तो liquidity के लिए कहाँ जाएगा, right? So this seller can now approach a commercial bank. It can approach a commercial bank. ये गया एक commercial bank के पास, right? और commercial bank को जाके क्या कहता है? That sir, I have a bill of exchange and I want to encash it. मेरे पास एक बिल ऑफ एक्सचेंज अवेलेबल है, मैं इसे एनकैश करना चाहता हूँ, ठीक? अब याद रखिएगा, जैसे ही ये 2 पार्टी से 3 पार्टी सिस्टम हुआ, राइट? अभी तक बायर सेलर की कहानी थी, अब ये बायर सेलर कमर्शियल बैंक आ गया, राइट? द मोमेंट थर्ड एंटिटी कम्स इनटू पिक्चर, द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विल ऑल्सो चेंज. इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बदल जाएगा. इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बन जाएगा अब फ्रॉम बिल ऑफ एक्सचेंज, राइट? यहाँ से हमने लिया बिल, कमर्शियल बैंक से हमने लिया कमर्शियल. नाउ दिस इंस्ट्रूमेंट विल बी कॉल्ड एज कमर्शियल बिल. इंस्ट्रूमेंट सेम है, इंस्ट्रूमेंट सेम है, सब कुछ सेम है, राइट? बस नाम चेंज हो जा रहा है. इट विल नाउ बी कॉल्ड एज कमर्शियल बिल, राइट? तो बैंक क्या कहेगा? बैंक कहेगा ठीक है, मैं आपके कमर्शियल बिल को एनकैश कर देता हूँ, राइट? शो मी द कमर्शियल बिल. कमर्शियल बिल देखा, राइट? वैल्यू लिखी है 1,10,000 रुपये, डेट लिखी है 28th of August, राइट? इनिशियल वैल्यू देखी 1 लाख रुपये, राइट? और देख के क्या कहता है? दैट दिस कैन बी एनकैश्ड एट फुल वैल्यू ऑन 28th of August, बट टुडे इज 13th of August, एंड thereby I cannot give you the full amount. मैं आपको पूरा पैसा तो नहीं दे सकता, राइट? तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा? कमर्शियल बैंक विल बेसिकली गो फॉर अ डिस्काउंटिंग प्रोसेस ऑफ द बिल. will go for discounting process of the bill. इसको समझ सकते हैं, है ना? बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है. डोंट गेट स्टक इनटू वर्ड्स, राइट? डिस्काउंटिंग प्रोसेस कुछ नहीं है, ये आप भी करते हो, राइट? आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाके आपने कोई अप्लायंस देखा, अप्लायंस के ऊपर लिखा है 1000 रुपये, राइट? आपने शॉपकीपर को बोला, राइट, that what is the amount of discount that you are willing to give me on this appliance. आप मुझे इस अप्लायंस पर कितना परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दे सकते हैं, राइट? तो वहाँ पर आप कर रहे हैं यही डिस्काउंटिंग प्रोसेस ऑफ दैट गुड, राइट? सो शॉपकीपर ने कहा 10%, इसका मतलब 1000 का 10%, राइट? यू कैन परचेज इट आफ्टर डिडक्टिंग दैट अमाउंट, राइट? सो यहाँ पर भी वही कहानी है. द बैंक विल गो फॉर डिस्काउंटिंग प्रोसेस ऑफ द बिल वेयर, राइट, both of them they are going to negotiate with each other. कमर्शियल बैंक और सेलर आपस में नेगोशिएट करेंगे. कमर्शियल बैंक कहता है दैट आई एम विलिंग टू पे यू 1,04,000 रुपीज़. सेलर कहता है नो नो, आई एम आस्किंग फॉर 1,06,000 रुपीज़, राइट? एंड देयर बाय बोथ ऑफ देम दे फाइनली सेटल एट रुपीज़ 1,05,000, 1,05,000, है ना? एंड देयर बाय आई कैन सी दैट यस, वैल्यू जो है वो डेफिनेटली लेस हो गई है बिकॉज ऑफ द डिस्काउंटिंग प्रोसेस, ठीक है? सो ये जो प्रोसेस है ये कमर्शियल बैंक एंगेज करेगा, जहां पर कम वैल्यू पे इसको एनकैश करके दे देगा और कमर्शियल बिल को रख लेगा, ठीक? यहां तक भी कहानी क्लियर. नेक्स्ट आता है, राइट, व्हाट इफ और व्हाट इज द बैंक गोइंग टू डू विद दिस. बैंक क्या करेगा इसका, राइट? क्योंकि इसकी वैल्यू तो मैच्योर होगी 28th of August को, तो बैंक क्या करेगा, राइट? सो लेट्स से दिस कमर्शियल बैंक कैन वेट अप टू 28th of August. अगर 28th अगस्त तक वेट कर सकता है तो भाई इस बायर का जो बैंक होगा, है ना, बायर का जो अपना बैंक होगा जहाँ पर इसका कंपनी अकाउंट होगा, वहाँ से पैसा फ्लो इन करके पहुँच जाएगा कमर्शियल बैंक के पास, राइट? लेकिन मान लीजिए कमर्शियल बैंक के पास भी टाइम नहीं है. कमर्शियल बैंक ऑल्सो डज नॉट हैव द टाइम, राइट? सो लेट्स से आफ्टर 7 days, 7 दिन बाद, राइट, मान लेते हैं 20 अगस्त को, 20th of August. Now this commercial bank is in need of liquidity, is in need of funds. So what does this commercial bank do? इसके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, राइट? सो इस कमर्शियल बैंक के पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं. ऑप्शन नंबर 1 है कि ये आरबीआई के पास चला जाए. ऑप्शन नंबर 2 है दैट इट कैन गो टू सम अदर कमर्शियल बैंक. ये किसी दूसरे कमर्शियल बैंक के पास चला जाए, तो दूसरे कमर्शियल बैंक पे भी पैसा मिल जाएगा और आरबीआई के पास भी मिल जाएगा, राइट?
and this will now called as रीडिस्काउंटिंग प्रोसेस ऑफ द बिल। अब ये दोनों एंटिटीज क्या करेंगी, अपने अपने लेवल पर दे विल गो फॉर रीडिस्काउंटिंग प्रोसेस ऑफ द बिल। रीडिस्काउंटिंग प्रोसेस ऑफ द बिल, एक बार डिस्काउंटिंग तो हो ही चुकी है, राइट, वो तो पहले ही कमर्शियल बैंक कर चुका है, अब दोबारा हो रही है ना। आरबीआई भी देख के यही कहेगा कि भाई इसकी वैल्यू तो इस तारीख को मैच्योर होएगी, कम दूंगा, राइट, कमर्शियल बैंक भी यही करेगा। आरबीआई का जो रीडिस्काउंटिंग प्रोसेस है, आरबीआई विल गो फॉर रीडिस्काउंटिंग प्रोसेस एट अ स्टैंडर्डाइज्ड रेट विच इज नथिंग बट बैंक रेट। अगर आप बैंक रेट की डेफिनेशन में पीछे जाके देखेंगे, मैंने आपको वहाँ पे क्लियरली यही लिखवाया था दैट बैंक रेट is the rate at which RBI provides rediscounting and refinancing facilities to commercial banks। जाके देख सकते हो, आप चेक करो, right, you'll find the same wordings there, but commercial bank will go for rediscounting process in its very own way, right। तो आपको ये बात समझनी है that if RBI goes for rediscounting process, then in RBI's case it will be done at the rate of bank rate. But if the same rediscounting process is done by let's say commercial bank 2, वो वाला पहले वाला commercial bank 1 हो गया, right। So अगर कमर्शियल बैंक 2 कर रहा है, देन कमर्शियल बैंक 2 इज गोइंग टू डू रीडिस्काउंटिंग प्रोसेस बेस्ड ऑन इट्स ओन लिक्विडिटी। अगर इसके पास लिक्विडिटी ज़्यादा है तो हो सकता है ज़्यादा दे दे, लेकिन अगर लिक्विडिटी कम है तो डेफिनेटली कम ही देगा, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ कमर्शियल बिल ऑपरेट्स, ठीक है। एक चीज़ हमको याद रखनी है यहाँ पर, राइट, डेफिनेशन देख के। सो कमर्शियल बिल इज सिंपली बिल ऑफ एक्सचेंज, बस नाम चेंज हो रहा है, राइट। सो कमर्शियल बिल और बिल ऑफ एक्सचेंज इन इटसेल्फ इज अ शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड इज अ सेल्फ लिक्विडेटिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। मतलब लिक्विडिटी ना होते हुए भी मैं अपने को लिक्विडिटी दे सकता हूँ, राइट। आई कैन स्टिल बाय गुड्स विदाउट इवन हैविंग कैपिटल इन माई हैंड टुडे, राइट। देयर बाय अ सेल्फ लिक्विडेटिंग मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट विच एविडेंसेज द लायबिलिटी टू मेक अ पेमेंट। मतलब इसके होने का साफ साफ एक ही मतलब है कि भाई लायबिलिटी अराइज करती है, बायर नीड्स टू मेक अ पेमेंट ऑन दैट डेट, राइट। जो भी प्रॉमिस डेट है उस पर पेमेंट करनी पड़ेगी। सो इट एविडेंसेस द लायबिलिटी टू मेक द पेमेंट ऑन अ फिक्स्ड डेट व्हेन गुड्स आर बॉट ऑन क्रेडिट, ठीक है। सो इट इज एन एसेट विद हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी एंड लो डिग्री ऑफ रिस्क। प्रॉमिस्ड है तो लो डिग्री ऑफ रिस्क हो गया, राइट। लिक्विडिटी आप जितनी चाहो उतनी रख लो, राइट। सो हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी एंड लो डिग्री ऑफ रिस्क। रिमेंबर वन थिंग, द रेगुलेटर फॉर कमर्शियल बिल इज आरबीआई। इसका जो रेगुलेटर है वो आरबीआई ही है। गाइज नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट 2 इंस्ट्रूमेंट्स एंड आई वांट टू डिस्कस देम बोथ टुगेदर। उसका एक सिंपल रीज़न ये है कि इन 2 इंस्ट्रूमेंट में आपको सिमिलैरिटी और डिफरेंस साथ साथ नजर आएगा, राइट। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इन शॉर्ट दीज आर कॉल्ड एज सीडीज। ध्यान रखना, सीडीज, पिछला जो पढ़ा कमर्शियल बिल सीबीज, ये कमर्शियल पेपर, इसको कहते हैं शॉर्ट में सीपीज। तो हम पढ़ रहे हैं सीडीज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर, राइट। नाउ द सिमिलैरिटी बिटवीन बोथ दीज इंस्ट्रूमेंट इज दैट बोथ ऑफ देम आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स इन देमसेल्व्स। ये पहली सिमिलैरिटी, दोनों ही दोनों शॉर्ट टर्म के लिए है। सेकेंड सिमिलैरिटी इज दैट बोथ ऑफ देम दे आर डेप्ट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स। इनका नेचर क्या है, डेप्ट है, ठीक। द डिफरेंस बिटवीन द टू इज दैट सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स दे आर इशूड बाय बैंक्स, whereas commercial papers they are issued by commercial entities or corporate entities. This is the major difference. So यहाँ पर आपको difference याद रखना है. The difference here is that this is issued by a commercial bank, whereas commercial papers are issued by corporate entities. ठीक है. अब ये काम कैसे करता है, राइट? मैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट से शुरू करता हूँ. लेट मी बिगिन विद सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, राइट? सो रिमेंबर, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ यू मस्ट हैव सीन व्हाट एन एफडी इज. आपको पता होगा फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, राइट?
and I believe some of you might have even gone to a bank with parents or maybe yourself to book an FD. कभी ना कभी ज़िंदगी में गए होंगे बैंक, FD बुक कराई होगी 10,000 20,000 रुपए की, राइट. सो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जब आप फिजिकली जाते हैं और बैंक के पास FD बुक कराते हैं, राइट, द बैंक बेसिकली गिव्स यू अ सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट देता है, राइट. और उस सर्टिफिकेट पे कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे आपका प्रिंसिपल अमाउंट लिखा होगा, राइट, आपका इंटरेस्ट अमाउंट लिखा होगा, आपका नाम लिखा होगा, ठीक, आपका मैच्योरिटी डेट लिखा होगा. क्या है? सर्टिफिकेट है, राइट. ये भी बिल्कुल वही सेम कहानी है, राइट. द ओनली डिफरेंस बिटवीन द सर्टिफिकेट ऑफ FD एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट is that the time period of FD is going to be more than 1 year. अब ध्यान से देखना, अगर आप आज FD बुक कराओगे तो आपको 1 साल बाद की डेट देगा. 28 जुलाई है तो 28 जुलाई ही देगा 2023, राइट. कम नहीं देगा, कम दे देगा तो ये फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो जाता, राइट. सो डिफरेंस क्या है? द डिफरेंस बिटवीन FD एंड CD इज that the time period of CD is going to be less than 1 year, where FD is going to be more than 1 year. Second major difference है that FD comprises of name of the person who has deposited money, है ना. जो इन्वेस्टर है उसके नाम को मेंशन किया जाता है यहाँ पर, जबकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में नाम इशू नहीं किया था, नाम मेंशन नहीं किया था, राइट. एंड दिस, बिकॉज ऑफ दिस, द सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट becomes a tradable इंस्ट्रूमेंट. क्योंकि नाम इस पर नहीं है, राइट, नाम इस पर नहीं है. मान लीजिए मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा मुझे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दे दो, राइट. सो इस पर मेरा नाम तो लिखा नहीं. नाउ आई कैन टेक दिस इंस्ट्रूमेंट, आई कैन गो टू द मार्केट, आई कैन मेक द परचेज एंड आई कैन गिव दिस इंस्ट्रूमेंट टू द अदर पर्सन. इवन ही विल बी एबल टू एनकैश इट ऑन द मैच्योरिटी डेट, राइट. आई कांट से द सेम फॉर FD. FD के लिए हम ये बात नहीं कह सकते. FD अगर आपके नाम पे है तो आपके नाम पे ही रहेगी, राइट. इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट ट्रांसफर टू द अदर पर्सन. इसको कोई और एनकैश नहीं करा सकता, right. So certificate of deposit is simply a commercial bank taking a short term loan by issuing certificate of deposit. Certificate of deposit can be traded, right. So flexibility मिलती है इसमें trading की, और time period इसका कम रहेगा, short term instrument है और necessarily एक debt instrument है. Similarly ऐसे अगर हम commercial paper देखें, अच्छा इसका regulator कौन, right. Regulator of certificate of deposit is going to be RBI only, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. भाई जो बैंकों का रेगुलेटर वही अपने आप में रेगुलेटर हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का, राइट. कमर्शियल पेपर की अगर बात करें, CPs की, सो कमर्शियल पेपर्स दे आर सिमिलर टू सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट एंड सेम सेट ऑफ स्टोरी इज विद कमर्शियल पेपर्स. जो भी कहानी हमने आपको यहाँ समझाई ना वही सेम है, फीचर सेम है. शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट है, ट्रेडेबल है, right. It also has flexibility of trading and is going to be of time period less than 1 year. The only difference is that it is being issued by a corporate entity. इसका issuer कौन है? Corporate entity है. तो इसका regulator कौन होगा? Who is going to be the regulator? अब यहाँ पर logic use करना है, ठीक है. Think about this. If I am a corporate entity, if I am a company, right, and I want to raise funds in the form of debt, मैं चाहता हूँ कमर्शियल पेपर्स इशू करके हम जो है 10 करोड़ रुपए मार्केट से रेज कर ले. तो मैं कैसे रेज करूँगा? वेयर डू आई गो? आई विल गो टू स्टॉक मार्केट, है ना, शेयर मार्केट पे जाऊँगा. इसका मतलब कौन सा रेगुलेटर आएगा यहाँ पर? जो स्टॉक मार्केट का है, शेयर मार्केट का है, राइट. सो ऑब्वियसली कमर्शियल पेपर का रेगुलेटर कौन होगा? इट विल बी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI. Guys, we'll continue the remaining topics in the next part.